दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। मैंने आपसे कल कहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि यूएई के लोग और अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है उस वक्त जब यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुआहदा कर रहा है, अमन मुआहदा इसराइल के साथ, और उस मुआहदे के नतीजे में वो बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में इकट्ठे होकर करने वाले हैं। और इस मुआहदे को दुनिया किस नज़र से देखती है उसके ऊपर भी बात करते हैं, पाकिस्तान किस नज़र से देखता है उस पर बात करते हैं, और मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या आया है, खुद यूएई के अंदर से नौजवान या मुसलमान क्या सोच रहे हैं, इन पे बात करेंगे। लेकिन ये जो मुआहदा किया गया है इसके जो बुनियादी चीज़ें हैं जो यूएई और इसराइल मिलकर करना चाहते हैं वो क्या है। वो एक दूसरे के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। यहूदियों को मौका मिलेगा कि वो जाएं और जाकर यूएई में खुलकर कारोबार करें, यूएई के जो अरब हैं वो जाएं और जाकर इसराइल के साथ कारोबार करें। इसके अलावा सियाहत के लिए जो है वो मौके पैदा किए जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए करेंगे। बराह रास्त फ़िज़ाई मुआहदे हो जाएंगे, यानी जो फ़िज़ाई कंपनियां इसराइल की हैं वो यूएई में जाके लैंड करेंगी और जो यूएई की हैं वो जाके इसराइल में लैंड करेंगी और एक ताल्लुकात बन जाएंगे। इससे पहले सऊदी अरब, मैंने आपको बताया था कि वो पहले ही अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो इसराइल के लिए दे चुका है 2018 में। और 2018 में ही अटलांटिक में छपने वाला जो इंटरव्यू था MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का, उसने इसराइली हक को तस्लीम किया था फ़लस्तीनियों की सरजमीन के ऊपर। सिक्योरिटी के मामलात में वो कह रहे हैं जी हम ताउन करेंगे, मवासलात के मामलात में ताउन करेंगे, टेक्नोलॉजी के मामलात में ताउन करेंगे, और साइंसी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, तवानाई के मामलात में यानी एनर्जी, बिजली की पैदावार और दीगर चीज़ें उसमें ताउन करेंगे, सेहत के, सकाफत के, माहौलियात के, और सफारत खाने भी खोल ले जाएंगे एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। तो ये बिल्कुल एक सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो चुका है, और इसको आप सादा ज़बान में कह सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया एक और मुसलमान मुल्क ने। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो पूरी दुनिया का आना था, तो जो पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जो खुद यूएई के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। यूएई के वजीर खारजा अनवर करकाश, उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना यूएई की जानिब से एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम था। ये कैसी जुर्रत की है आपने, ये तो इसराइल को तस्लीम ना करना एक जुर्रत है आजकल के दौर में। जिस तरह वो ताकत हासिल कर रहा है, अमेरिका उसके साथ, यूरोप उसके साथ, उसके इत्तेहादी बहुत बड़े बड़े, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी, तो उसके खिलाफ खड़े रहना, डटे रहना जो है वो जुर्रत है, ना कि उसके साथ मिल जाना और घुटने टेक के उसके साथ एक वायदा कर देना वो जुर्रत है। तो इसको उन्होंने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया, और साथ ही कहा कि मामूल का गुस्सा जो है हमें एक्सपेक्टेड था कि लोगों को मामूल का एक गुस्सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमने जो करना था हमने कर डाला है। ये तो उनका स्टेटमेंट है। अब जरा उन मुल्कों की तरफ आ जाएं जिन्होंने इसको सराहा है, जो खुश हुए कि जनाब बहुत अच्छा किया आपने। मैं यूरोपीय ममालिक की तो बात नहीं करूंगा, अमेरिका ने खुश होना है, ऑस्ट्रेलिया ने खुश होना है, बरतानिया ने खुश होना है, जर्मनी फ्रांस ने खुश होना है, वो सारे मुल्क तो खुश होंगे। बात करते हैं मुसलमान मुल्कों की। मुसलमान मुल्कों में मिस्र ने इसको खुश आइन करार दिया है अमन के लिए, उर्दन ने इसको खुश आइन करार दिया है, उर्दन के हुक्मरानों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, ओमान ने और बहरीन ने भी इसको वेलकम किया है कि जी अच्छा काम कर दिया ये यूएई ने इसराइल के साथ जो अमन मुआहदा किया ये तो बहुत अच्छा किया है। तो आप ये सिंपली समझ जाएं कि मिस्र और उर्दन तो पहले ही कर चुके हैं, ओमान और बहरीन भी इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, और अब अरब ममालिक तकरीबन हथियार डाल चुके हैं और उनका अब कोई इरादा नहीं है कि वो डट कर खड़े हों इसराइल के सामने, जो मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म और ज्यादती कर रहा है। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब ने एक अजीबोगरीब खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि सऊदी अरब के हालात अंदर से भी इतने अच्छे नहीं हैं। जो शाही फैमिली उसके ऊपर कई दफ़ा अटैक हो चुका है, बादशाह सलामत पे भी और उनके वली अहद पे भी, मोहम्मद बिन सलमान पे भी, तो उस डर की वजह से वो शायद खुलकर सामने नहीं आ रहे कि उनको खतरा है कि एक बगावत हो सकती है। दूसरा, हिजाज मुकद्दस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी वाबस्तगी है फ़लस्तीनियों के साथ। सऊदी अरब अभी ये असेसमेंट कर रहा है कि पहले देखें कि यूएई में किस किस्म का रिएक्शन सामने आता है। तो यूएई का रिएक्शन जो है, आज जुमे का दिन था,
जमेरात को इन्होंने ये काम किया, कोई रिएक्शन नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली हमने किसी किस्म का एहतजाज, प्रोटेस्ट, नौजवानों का बाहर निकलना, निकल कर ये कहना कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात क्यों बनाए या इसराइल को क्यों तस्लीम किया, तो यूएई में हमें ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। इससे हौसला बढ़ेगा दूसरे अरब ममालिक का, और अरब लीग में शामिल बाकी मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करते चले जाएंगे इसराइल को। दुनिया दो हिस्सों में बाकायदा डिवाइड हो रही है। क्यों हो रही है और ये सारा कुछ एकदम अभी क्यों हुआ? ये यूएई एकदम क्यों कर गया? ओमान, बहरीन, मिस्र और उर्दन उनके साथ क्यों खड़े हो गए? और सऊदी अरब की ये खामोशी क्यों है? इस पे एक और वीलॉग करूंगा, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि उनका ये रद्द अमल या इस किस्म का उनका बिहेवियर क्यों है। और ये अब अमेरिका ने अचानक, इस सब के पीछे अमेरिका, और अमेरिका ये सब कुछ अचानक अभी से क्यों कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाएं उन मुल्कों की तरफ जिन्होंने फौरी तौर पे मुखालफत की है। बहुत सारे मुल्क खामोश रहे, जिनमें फिलहाल पाकिस्तान, जब मैं ये बात कर रहा हूं आपसे तो फिलहाल पाकिस्तान भी खामोश रहने वाले ममालिक में शामिल है। मेरी गवर्नर पंजाब से आज बात हुई थी, चौधरी सरवर से, तो उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है और यह नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को एक स्टांस लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अभी खामोश है। तुर्की ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया है। तुर्की सदर जो है तैयब एर्दोगान जो है वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि यूएई के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें और उनके साथ ताल्लुकात को इंतहाई निचली सतह पे ले जाएं, अपने सफीर को भी वापस बुला लें। इस चीज के ऊपर वो कंसिडर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। बड़ी सीरियस धमकी है तुर्की की जानिब से। तुर्की ने जो स्टेटमेंट जारी किया है अपने मुल्क की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुनाफकाना तर्ज अमल है यूएई का, यानी ये मुनाफकत उन्होंने की है मुसलमानों के साथ, फलस्तीनियों के साथ। तारीख और खित्ते के लोग इस मुआहदे को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे और ना कभी माफ कर पाएंगे यूएई के इस तर्ज अमल को। उन्होंने कहा कि यूएई ने ये जो फैसला किया ये सिर्फ अपने मफाद में किया है और उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि अब वो इसराइल के साथ फलस्तीनियों के मामले के ऊपर, फलस्तीनियों के बिहाफ पे कोई भी बात करे या कोई भी मुज़ाकरात करे। और यही बात फलस्तीनियों ने भी की है। फलस्तीनियों का जो रद्द अमल है उसको तुर्की ने बड़ा जायज और दुरुस्त करार दिया है। उनका जो सख्त रद्द अमल आया है, फलस्तीनियों ने आज सैकड़ों की तादाद में निकल के मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज किए हैं और हजारों की तादाद में पूरे अपने इलाकों में बाहर आए हैं। गजा की पट्टी में, वेस्ट बैंक में, यरूशलेम में और मस्जिद अक्सा के आसपास इन्होंने बहुत बड़े मुजाहरे किए हैं फलस्तीनियों ने। और जो फलस्तीनी रहनुमा कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमास की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया, उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। तुर्की के बाद ये एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट है हमास की जानिब से कि हमारी पीठ में यूएई की जानिब से छुरा घोंपा गया है। और ईरानी वजीर खारजा ने इस बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा फलस्तीनियों और दीगर मुसलमान उम्मत की पीठ में यूएई की जानिब से ये एक खंजर घोंपा गया है। ये ईरान की जानिब से जो है ईरानी वजीर खारजा ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उनके तर्जुमान की जानिब से एक बयान आया और उन्होंने मुख्तसरन कहा कि ये यूएई ने गद्दारी कर दी मुसलमानों के साथ, फलस्तीनियों के साथ, फलस्तीनियों के काज के साथ, उनके बच्चों के खून के साथ यूएई ने गद्दारी कर दी, उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इस गद्दारी पे अरब ममालिक आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब जो अब तक मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क बनता है और वो लीड करना चाहता है मुस्लिम उम्मा को, सऊदी अरब और आले सऊद जो है उनका पूरा खानदान, वो ये चाहते हैं कि हम ये हक लेकर पैदा हुए कि पूरी मुस्लिम उम्मत को हम लीड करें, तो बिल्कुल खामोश हैं। तो लीड करने वाले जो हैं वो खामोश नहीं रह सकते। तुर्की के भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, मैं आपको ये पहले बता दूं, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे वीडियो के आखिर में लिखेंगे नीचे कि तुर्की क्यों एतराज कर रहा है, उसके तो अपने ताल्लुकात हैं। तो तुर्की एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था माजी में, उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जैसे जैसे वहां पे लोगों ने, इस्लाम ने और इस्लाम पसंद लोगों ने अंगड़ाई ली है और वो जागे हैं गफलत से, तो उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात काफी हद तक मुनक़ता कर दिए हैं। 2010 में गजा की पट्टी में इसराइली फौजियों ने 10 तुर्की के कारकुन जो हैं उनको शहीद कर दिया था। तब से लेकर अब तक बिल्कुल एक जमूद है, कोई ताल्लुकात, कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं चल रही।
بلکہ جھڑپوں تک معاملات جو ہیں وہ جاتے آتے رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ترکی کے بے شک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے، لیکن وہ اب اس لیول کے اوپر کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے۔ ایران کا موقف بڑا سخت ہے، ملیشیا کا موقف جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل ان کا سامنے آیا، اور انہوں نے اس کو غلط کام قرار دیا اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اب جو یو اے ای ہے وہاں پہ بہت سارے پاکستانی کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک ٹرانس پاکستان کو لینا چاہیے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے فلسطینیوں کا نام استعمال کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور اس خطے کی بہتری کے لیے اسرائیل کو قبضے کرنے سے روکنے کے لیے اس کے پیروں میں گر گئے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تو ایسے وہ رک جائے گا؟ آپ تو اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں اور کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور کسی معاہدے کی پاسداری وہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کو اپنے پیسے کے جال میں اور چنگل میں پھنسائے گا، آپ کے ساتھ کاروباری شراکت داری قائم کرے گا، آپ کو ایسا باندھ دے گا کہ اس کے بغیر آپ سانس لینے کا تصور نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ اپنی مرضی سے فلسطین میں جو چاہے گا کرے گا اور خطے میں جو چاہے گا کرے گا، آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ہے اس کا وہ کھیل جو وہ اس خطے میں کھیل رہا ہے، اور مسلمان اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئے ہیں، اور اس میں امریکہ کا اور یورپین ممالک کا پورا ساتھ اسرائیل کو حاصل ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں فلسطینیوں کے معاملے کے اوپر یا اردن کے جو غربی علاقے ہیں ان کا انضمام کرنے کے معاملے کے اوپر یا گولان ہائٹس کے معاملے کے اوپر دنیا کا موقف اسرائیل سے متصادم ہے۔ نہ یونائٹڈ نیشنز اس کو مانتی ہے، اقوام متحدہ، نہ دنیا کے ممالک اسرائیل کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہاں صرف امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل اکیلا ہے، لیکن اب اس کو دو اتحادی کم سے کم فوری طور پہ میسر آ گئے ہیں، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک یو اے ای ہے، اور دیگر چار کے میں نے آپ کو نام بتائے، مصر، اردن، عمان اور بحرین، یہ بھی اب اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو عربوں نے بڑا مایوس کیا آج، سوائے فلسطینیوں کے ہمیں کوئی بھی بڑے احتجاج نظر نہیں آئے۔ وہاں پہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، لوگوں کو آج اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل میں اور دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی روشنیوں اور چکا چوند کے اندر یہ سارے لوگ اس حد تک بہ گئے ہیں کہ اب جہاد کا کانسیپٹ یا امت کا کانسیپٹ ان کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ مجھے ایک بڑے سینئر پولیٹیشین نے پاکستان کے بتایا کہ عربوں سے جب ہمارے مذاکرات ہوتے سعودی عرب کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا یہ آپ امت کیا کہتے ہیں؟ ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں اس بات سے۔ آپ بات کریں فائدے اور نقصان کی، آپ بات کریں خارجہ پالیسی کی جس میں ہم آپ کو کچھ دیں آپ کچھ ہمیں دیں، تو یہ امت والا جو کانسیپٹ ہے وی آر گیٹنگ فیڈ اپ، ہم اس سے، یعنی فیڈ اپ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اکتا چکے ہیں۔ تو یہ تو اب رد عمل ہے عربوں کا اس وقت، اور جس طرح وہ نریندر مودی کو بلا کے پروٹوکول دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیتے ہیں، ہمیں تو ویسے نہیں پوچھتے، اور ہمیں تو ذاتی ملازم ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کیا گین کرنے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن آنے والا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر حال میں، ہر حالت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتنے کے لیے یہودیوں کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہ مالی سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ان کے کنیکشنز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں، تو وہ راستہ بنا کر دیتے ہیں الیکشن جیتنے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امکانات کم تھے، اور وہ اب ہر وہ چیز کر رہا ہے جسے یہودی یا اسرائیلی خوش ہو جائیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں اس کو مکمل سپورٹ ملے۔ نیتن یاہو کو اس کا ایک پولیٹیکل فائدہ ہوگا، اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی تھی، اس کا وہ ایک پولیٹیکل گین لے سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ لے سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے تو ہو گئے سیاسی فائدے۔ لیکن جو یو اے ای نے حاصل کیا ہے وہ امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر یو اے ای نے ذاتی فائدے اور دنیاوی فائدے کچھ حاصل کر لیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور نہ ان کے لوگ بولے۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کن کو بولنا چاہیے تھا، اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔